नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में प्रधान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केशकाल के टाटा मरी पर्यटन केंद्र में प्रेस वार्ता की। उस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे गोवर्धन न्याय योजना में वैल्यू एडिशनल में लोगों की आय बढ़ रही है। वह व्यक्ति पहले बैंकों से दूरी बनाने लगे थे, जो अब बैंकों की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। चिटफंड कंपनियों से वसूली कर लोगों को भुगतान करने वाला देश पहला राज्य छत्तीसगढ़ होगा। रेखांकित करने वाली जो परिवर्तन आया है वो हर वर्ग में देखने को मिल रहा है। पहला लोगों को आय बढ़ा, चाहे वो ऋण माफी के माध्यम से, चाहे 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी, या राजीव गांधी किसान न्याय योजना, या लघु उपज के खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, गोबर विक्रय करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं। लोगों के आय में वृद्धि हुई है। लोग पहले बैंक जाने से बचते थे, कहीं तगादा न कर दे, और कर्ज नहीं पटा पाने कारण या किस्त नहीं पटा पाने कारण से बैंक ट्रैक्टर वगैरह भी खींच के ले जाते थे। लेकिन अब पूरे बस्तर संभाग में हर विधानसभा में बैंक की मांग हो रही है। ऐसा कोई विधानसभा नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है जहां बैंक की मांग ना हो। लोग बताते हैं कि हम पैसा निकालने जाते हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, कई बार दूसरे दिन जाना पड़ता है। बैंकों में खूब भीड़ है, और इससे इस बात का संकेत है कि लोगों के पास पैसा आया है। लोग मोटरसाइकिल भी खरीदे हैं, ट्रैक्टर भी खरीदे हैं, गहने भी खरीद रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, ट्यूबवेल भी खुदाई कर रहे हैं। सिंचाई का रकबा बढ़ा है और खेती की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा है, और इसके कारण से जगह जगह स्टॉप डैम, लिफ्ट इरिगेशन की भी मांग आने लगी। विद्युत कनेक्शन यहाँ 5000 पूरे कोंडागांव जिले में। पिछले साल भी हम लोगों ने पर्याप्त यहाँ कनेक्शन दिया था, उसके बाद भी यहाँ किसान भाई अपने खेतों में ट्यूबवेल कराए हैं और कनेक्शन की और सब स्टेशन की मांग लगातार इसे अतिशीघ्र पूरा कराएंगे। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि 5000 कनेक्शन है, पेंडिंग है, उसकी जल्दी स्वीकृति प्रदान करेंगे, ताकि यहाँ के किसानों में पहले और अब में अंतर ये आया कि पहले कैंपों पे हमला करते थे नक्सली, अब हमारे जवान हैं घेर के उनके साथ लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन मार के मरे, मार के शहादत हुई, और इसके कारण से नक्सली अब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी शासन की योजना के कारण से पीछे भी हटे हैं। जहाँ तक हृदय की बात है, तो आदिवासियों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन कोयला आवंटन का काम भारत सरकार का है। वन और पर्यावरण का अनुमति देने की बात है तो भारत सरकार से ही फाइनल अनुमति मिलती है। कोयला यदि देश को चाहिए, कोयला खदान में कोयला निकालना पड़ेगा। अब आपको बिजली नहीं चाहिए, तब की बात अलग है। और पिछली सरकार ने यहाँ के रेस्ट हाउस जो सबसे खूबसूरत था, उसे हैंड ओवर कर दिए जवानों को। उसे तो वापस लेना चाहिए, देख के उसकी व्यवस्था करके। बहुत खूबसूरत जगह है, और ये टाटा मारी भी है, और इसके आगे एक और मांझिनगढ़, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। तो इसको विकसित करेंगे ट्रेकिंग के लिए, पर्यटन के लिए, बहुत खूबसूरत जगह है। सर केशकाल भाई प्रकार से जो भी शिकायतें मिली, हमने कार्रवाई, और जबरिया धर्मांतरण कतई नहीं हो सकता। कोई आदमी इस बात से स्वतंत्र है कि कोई किसी मत को माने, किसी धर्म को माने, इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन जबरिया कोई करे तो ऐसे 16 शिकायतें मिली थी पूरे प्रदेश में, 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई थी, 8 शिकायतें गलत पाई गई। सर पूरे बस्तर संभाग में भी गांव-गांव में वैसे वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है, यही धर्मांतरण से ही जुड़ा हुआ कर रही है।
कि गांव ये तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी है और उसी के संगठन के लोग इस प्रकार से हल्ला कर रहे हैं, जबकि इस प्रकार के कोई मुद्दे हैं ही नहीं। और जहाँ तक की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्चे बने हैं, जी जी सबसे ज्यादा चर्च यदि बना है तो रमन सिंह की सरकार में बना है, और उस समय मौन थे। और आज जब नहीं हो रहा है तो हल्ला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, या तो सांप्रदायिकता की बात करेंगे या धर्मांतरण की बात करेंगे, इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 102 वर्ष के बाद हो रहे आयुर्वेदिक के महाअधिवेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि महामहिम का राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। वहीं 3 दिवसीय 59वें आयुर्वेदिक अधिवेशन में हिस्सा लेने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद ने भी उज्जैन पहुंचे। इसके बाद अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगत धन्वंतरी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर सम्मेलन की शुरुआत की। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार है और कोविड के समय करोड़ों लोगों का रुझान आयुर्वेदिक में बढ़ा था। वहीं भारत के गांवों की चिकित्सा आज भी आयुर्वेद पर है। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि कोविड में 1 करोड़ लोगों के घर काढ़ा पहुंचाया था, जो कि लोगों के बहुत काम आया है। उसके बाद लोगों का आयुर्वेद की ओर रुझान बढ़ा है। ये उज्जैन ऐसा नगर है जिसमें कि मेरी पुरानी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई, और मुझे याद है शायद 30-35 साल पहले कभी कभी मैं आता था तो यहाँ पर एक सप्ताह 15-15 दिनों तक रहता था। यहाँ की उज्जैन की गलियों से मैं बहुत पूरी तरह वाकिफ़ भी हूँ। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं इस आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सचमुच में भारत गांव का देश है, और गांव में जो पारंपरिक चिकित्सा की व्यवस्था है वो आज भी आयुर्वेदिक है। इसका विकल्प अभी भी किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति ने इसका अल्टरनेटिव या इसका स्थान जो है अभी तक ले नहीं पाई है। तब हमारे वेदों की ऋचाएं रच दी गई, और उसी में से 4 वेद तो थे ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन 5वां वेद निकला आयुर्वेद। चिकित्सा की एक ऐसी प्रणाली जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे, और एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति, ये मेरी मान्यता है। मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूं। एलोपैथी की अपनी उपयोगिता है, सर्जरी जैसे मामलों में एलोपैथी का कोई जवाब नहीं है, ये सच है, और इसलिए सबका समन्वय करके चलने की आवश्यकता है। लेकिन एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति जिसमें नाड़ी देखना और जीवन को पूरा ऐसा बनाना कि जिसमें रोग हो ही ना, और उसमें अगर शुरुआत करते हैं तो हम करते हैं योग से। युक्त आहार विहार की बात होती है, बीमार ना हो, इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अलग अलग हमारे ऐसा खाओ जिससे जो शरीर के लिए उपयोगी हो, रोग उत्पन्न ना करे, पैदा ना करे। कोविड के दौरान सचमुच में मैं भी मुख्यमंत्री उस दौरान बना, तब हमने देखा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, तो हमारे आयुष मंत्री बैठे, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के 1 करोड़ घरों में त्रिकुट काढ़ा पहुंचा दो, लोगों से कहो काढ़ा उबालो और पियो, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। उसने बड़ा काम किया। उसके साथ साथ हमने बाकी औषधियों का भी उपयोग किया, लेकिन प्राणायाम करें लोग, योगा करें, योग से निरोग हमने अभियान ही चलाया उस समय। तो उस समय सहारा ये भारतीय चिकित्सा पद्धतियां बनी, और अगर अस्वस्थ हो जाए तो हर वनस्पति औषधि है, जड़ से लेके फूल फल पत्ती तक औषधियों से भरी हुई है वनस्पतियां, उसका उपयोग करें।
उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं कोई आयुर्वेद का अधिकारी विद्वान नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं उससे बहुत ज्यादा आप समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस पद्धति जो भारतीय पद्धति है इससे बेहतर चिकित्सा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में भव्य प्रशासनिक परिसर का उद्घाटन कर जहां पर पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम के साथ मोहन यादव समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि उज्जैन में भव्य और आधुनिक प्रशासनिक संकुलन का लोकार्पण हुआ है। इस प्रशासनिक संकुलन में रेवेन्यू में संबंधित कमिश्नर, कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारी एक साथ बैठेंगे। इस भवन में बैठकर निरंतर विकास के काम होते रहेंगे। और ये संकल्प करें कि फालतू का कोयला हम काहे को जलाएं। पर्यावरण प्रदूषण दुनिया भर की चीजें फैलती है, तो केवल इतने ही कर लेंगे। देखिए, समाज अगर खड़ा हो जाए तो चमत्कार किया जा सकता है। अकेला शिवराज नहीं कर सकता, अकेली सरकार नहीं कर सकती, समाज खड़ा हो जाए। कोई का फायदा नहीं, फालतू काहे को जले बिजली। तो हम फालतू बिजली नहीं जलाएंगे। तैयार हैं इसके लिए? आप पढ़ाई के लिए जलाइए, गर्मी है चलाइए, खाना बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फालतू नहीं जलाएं, तो अपने प्रदेश की जनता का पैसा बचेगा। और अंत में एक और, अब यहाँ पेड़ लगा के अपन ने प्रशासनिक संकुल प्रारंभ किया है। मेरी भावुक अपील है, जन्मदिन के दिन जरूर पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ से ही पर्यावरण बचेगा और हमारी धरती बचेगी, स्वस्थ होगी, आगे बढ़ेगी। इस प्रकार प्रशासनिक संकुल के शुभारंभ पर मैं एक बार फिर अपने पूरे इस परिवार को, जो मेरा प्रशासनिक परिवार है, देखो मैं और आप अभिन्न हैं। मैंने कभी मुख्यमंत्री का अहंकार और दंभ कभी नहीं पाला। मैं ये मानता हूं कि एक प्यून भी अगर अपना काम बेहतर कर रहा है तो उसका भी मान और सम्मान मुख्यमंत्री के बराबर ही है। हम सब जनता के लिए आखिर काम करते हैं। इस स्वस्थ भावना से बेहतर सेवा अपने प्रदेश की, अपने देश की, अपनी जनता की करते हुए आप आगे बढ़ें। ये प्रशासनिक संकुल बहुत शुभ हो उज्जैन के लिए, विकास की नई गाथाएं। उज्जैन में भव्य और अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त प्रशासनिक संकुल का आज लोकार्पण हुआ है। इस प्रशासनिक संकुल में रेवेन्यू से संबंधित कमिश्नर, कलेक्टर से लेकर बाकी सब अधिकारी एक साथ बैठेंगे। भवन अच्छा बना है, लेकिन भवन की आत्मा है जनता के काम, विकास के काम। यहाँ बैठ के निरंतर नित्य विकास और जन कल्याण के काम होते रहेंगे। और हमारी उज्जैनी वैसे तो अद्भुत नगरी है, भगवान से लेके महाकाल महाराज से लेके अनेकों महापुरुष की कृपा यहाँ बरसती है, लेकिन सबकी सहमति से ये तय किया कि इस प्रशासनिक संकुल का नाम सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल रखा जाएगा। और पुरानी बिल्डिंग को, जो अभी तक हमारे प्रशासन का केंद्र थी, उसको हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित। मध्य प्रदेश के आवास और शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार प्रयास किए हैं और ओबीसी वर्ग को आरक्षण ना मिले, और निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण ना मिले, इसलिए 5 बार जबलपुर हाईकोर्ट गई है। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रयास के बाद ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण ना मिले, इसके लिए सारे प्रयास किए और कांग्रेस पार्टी 5 बार हाई कोर्ट जबलपुर गई, और जब वहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो फिर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के गौली केस का उदाहरण देकर मध्य प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे थे उसमें ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से समाप्त करा दिया,
और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण अपने आदेश में 0 कर दिया था। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज की ओर से हृदय से धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम अंतिम क्षण तक कानूनी प्रयास करेंगे और मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण मिले। मध्य प्रदेश में 50% से ऊपर ओबीसी है। ओबीसी के साथ न्याय हो, इसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किए। हम लोगों ने राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया और आयोग ने मात्र 3 माह में अपने 600 पेज की रिपोर्ट में ये डाटा दिया कि मध्य प्रदेश में 48% से लेकर कई जगह 69% तक ओबीसी है और इसलिए ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और जानकारी हम लोगों से मांगी। वो जानकारी के साथ हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के माध्यम से गए और एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन में हमारी सरकार को सफलता मिली। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हम लोगों ने मात्र 1 सप्ताह में आरक्षण करके हमारे राज्य निर्वाचन आयोग को सारे डाटा भेज दिए हैं, सारी रिपोर्ट भेज दी है और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि ओबीसी का आरक्षण कम हुआ है, ये पूरी तरह से गलत है। कई स्थानों पर ओबीसी का आरक्षण पहले से अधिक हुआ है और उसके सारे जो डाटा हैं वो उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। पहले भी 4 नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित थी। वर्तमान में भी 4 नगर निगम ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। हम वार्डों की स्थिति अगर देखेंगे तो भोपाल में पहले जो ओबीसी के लिए वार्ड थे वो 21 थे और अब जो वार्डों की संख्या हो गई। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को एक पत्र लिखकर कहा कि सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि पत्र में लिखा है कि उनके सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, साथ ही उन पर कभी भी हमला हो सकता है। दरअसल प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उनको पायलट वाहन के बिना शस्त्र की सिपाही दिया गया है, साथ ही कंडम पायलट वाहन दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार सरकार होगी। द्वारका शारदा पीठेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अविनेश मुक्तानंद एक मंदिर में साई को देखकर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण के मंदिर में साई का क्या काम है। गुरुवार को स्वामी
छिंदवाड़ा आए हैं। वहां पर छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर और श्री राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा को देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसे मंदिर में दोबारा नहीं आएंगे। स्वामी के भड़कने की वजह श्री रामकृष्ण मंदिर और मां दुर्गा के मंदिर में साईं की प्रतिमा लगी होना है। मान्यता हुई कि भगवान का दर्शन होगा जी। एक देवी जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में जी। लेकिन दोनों जगह जी जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया है जी। गुरु जी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। काशी और मथुरा में दोनों जगह पे वो चाई की मूर्ति जी बैठी हुई है जी जी। हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है जी। लेकिन अगर उसका गुरु जी उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है जी, तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है आपको जी। कृष्ण की जरूरत क्या है? फिर उसी की करके कर लीजिए। लेकिन ये सांकर्य जी, घालमेल ये ठीक नहीं है और ये हो रहा है। इसलिए दूर से ये प्रणाम है। भविष्य में कभी भी इन मंदिरों में हम नहीं घुस सकेंगे। गुरुजी बड़े दुख के साथ हम बड़े खुशी से हम आए थे और बड़े दुख के साथ हम जा रहे हैं। नहीं गुरु, जब तक ये परिसर पवित्र नहीं हो जाते, यहाँ से चाई निकल करके तोड़ करके फेंका नहीं जाता, तब तक हम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शेख जफर ने अपना धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में परिसर में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की गई। इस मौके पर स्थानीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, सांसद सुधीर गुप्ता और महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरम नाथ सरस्वती मौजूद रहे। वहीं धर्म परिवर्तन के बाद शेख जफर को अब नया नाम चैतन्य सिंह राजपूत दिया गया। धर्म परिवर्तन को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये आस्था का विषय है और मेरी आस्था शुरू से मैं छोटा था, मुझे अच्छे से याद है, तब से मैं मंदिरों पर जाता हूँ और बड़ा होने के बाद में पूजा पाठ भी शुरू कर दी थी मैंने, व्रत रखना शुरू कर दी, साधना मैं करता हूँ नवरात्रि में। मैं पूरी तरह से सनातन को ही मान रहा था, बस मेरा एक नाम बाकी बचा था, वो आज बदल। वैवाहिक स्थिति क्या रही आपकी? मेरी पत्नी पहले से मराठा है, हिंदू है और आज से मैं भी हिंदू हूँ। ठीक है। क्या नाम रखा आपका? चैतन्य सिंह राजपूत। जब आपने शादी की थी एक हिंदू परिवार से की थी, तो क्या उनका कल्चर रहा और कैसा रहन सहन रहा आपका? क्या वो कोई इंटरेस्ट करा होगा आपको? दोनों ही परिवार ने हमको एक्सेप्ट कर लिया था शादी के बाद में और हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमने दूसरे अंतर्जातीय विवाह किया, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ क्योंकि दोनों परिवार भी अब फाइनली आप कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं पूरा हो गया। मैं अधूरा था, मैं ना इधर का था ना उधर का, अब मैं एक सही जगह हूँ। में से जो व्यक्ति प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, वे समझदार हैं, सूझबूझ वाले हैं। कल तक जफर शेख अपनी भूमिका में थे, अपने धर्म को लेकर के चल रहे थे, वो मुस्लिम धर्म के उपासक थे। लेकिन मैं जफर भाई के बारे में कह सकता हूं कि वो मुस्लिम होते हुए भी जिस प्रकार से हिंदू की समाज की जो मान्यता है, जो संस्कृति, विशेष करके नवरात्रि के पर्व पे नवरात्रि के 9 दिन के उपासना करते थे। मैं तो उनके घर पे भी गया और उनके घर में यदि मंदिर है तो उस मंदिर में शिव के उपासक थे और आज जब उनके मन में आया और मुंबई के महामंडलेश्वर सरस्वती जी, चिदम्बरम सरस्वती जी स्वयं चल करके आए हैं। स्वामी जी ने ही महामंडलेश्वर जी ने नया नाम दिया है, चैतन्य सिंह राजपूत के नाम से अब ये। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि अप्रैल 2018 में ग्वालियर चंबल संभाग के एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुई हिंसा में जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था उसे वापस लिया जाएगा। इसका लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग को मिलेगा। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले एट्रोसिटी एक्ट के लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में जमकर हिंसा हुई थी। इस घटना के चलते दलित और सवर्णों के बीच विवाद की स्थिति भी बन गई थी और हिंसक घटना में 6 लोगों की मौतें हुई थी। इसके बाद दोनों पक्ष के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कुछ गलत फहमियों के कारण प्रदेश में विशेषकर ग्वालियर और चंबल संभाग में
कुछ अप्रिय स्थितियां बनी थी और आपस में कुछ समाज में झगड़े हुए थे और जिसके कारण कई मुकदमे बने, अनुसूचित जाति के भाई बहनों पर भी बने, सामान्य वर्ग के भाई बहनों पर भी बने। पिछले दिनों जब मैं ग्वालियर गया था, सिंधिया जी भी साथ थे, हमारे मंत्रीगण प्रदेश के कई साथ थे, तब दोनों समाजों के प्रतिनिधि मंडल अलग अलग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।